बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण बताने जा रहा हूँ। कक्षा 8 की विज्ञान का जो चैप्टर है आपका खनिज एवं धातु, इससे पहले मैं बच्चों आपको करवा चुका हूँ खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। इकाई 4 है ये। और इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूँ भारत में खनिज की उपलब्धता। इसके अलावा आपको सभी जो धातुएं होती हैं वो जिन अयस्कों से प्राप्त की जाती हैं उन अयस्कों के नाम ट्रिक के साथ मैंने आपको याद करवा दिए थे। इसके अलावा बच्चों मैंने धातुओं के भौतिक गुण करवा दिए आपको। आज मैं आपको जो है धातुओं और अधातुओं के जो है रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक मतलब रासायनिक अवक्रिया से जुड़ा हुआ है कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे के साथ मिलाते हैं और मिलाने से जब कोई नया पदार्थ बन जाता है तो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है बच्चों। और वो रासायनिक परिवर्तन के तहत जो एक नया पदार्थ बनता है उसके गुण एकदम अलग होते हैं जिन पदार्थों से वह मिलके बनता है। तो यहाँ पे धातुओं और अधातुओं दोनों की हम अवक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करती हैं हमारी धातुएं और वो क्या बनाती हैं उसमें हम सोडियम की बात करेंगे क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही अवक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। देखिए ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्सीजन से बनते हैं बच्चों ऑक्साइड्स। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के तापमान पर क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। कमरे का तापमान का मतलब ये हो गया जैसे अभी आप जिस समय कमरे में बैठे हैं वही कमरे का तापमान, वह सामान्य तापमान जिसमें ना तो वृद्धि करनी पड़ रही है और ना ही उसको कम करना पड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं कमरे के तापमान पर। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, जो अवक्रिया करती हैं और अवक्रिया करके ये बच्चों ऑक्साइड्स बना देती हैं और बहुत ही अवक्रियाशील धातुएं हैं। देखिए अभी मैं आपको उनके चित्र भी दिखाऊंगा और सोडियम के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम धातु है बच्चों और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। आप जानते हैं ऑक्सीजन हमारी वायु में उपस्थित होती है। सिर्फ सोडियम को आपने रख देना है खुले में लाके, अपने आप ऑक्सीजन से अवक्रिया कर लेगी और वो सोडियम ऑक्साइड बना देगी। ये सोडियम ऑक्साइड का आपका सूत्र होता है। ये सोडियम था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में आपने एक चीज़ देखी होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर ये रासायनिक अवक्रिया जो हो रही है, यहाँ सोडियम के 4 लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 1, ये यहाँ ऑक्सीजन के इधर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है दोनों तरफ हमें ये देखना होता है, ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कौन कौन से तत्वों के परमाणु हैं। अब देखिए सोडियम है, सोडियम के परमाणु लेफ़्ट में कितने हैं और राइट में कितने हैं। तो सोडियम के परमाणु देखिए इधर कितने हैं, 4। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। इधर सोडियम के परमाणु कितने हैं, तो देखिए 2 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा है, ये लिखा है 2 Na2 और O ऐसे लिखा हुआ है। तो इस 2 का मतलब इस पूरे के लिए है। दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे इसको बड़ा करके आपको समझा देते हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा है, इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब इस पूरे के लिए, यानी कि इस 2 को और इस 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4। तो 4 क्या है, सोडियम के परमाणु हैं और इसके ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और 4 सोडियम के परमाणु हैं। अब आप देखिए दोनों तरफ ये रिएक्शन हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इधर भी 4 सोडियम के परमाणु हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इधर सोडियम के 4 परमाणु हैं
और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो कहने का मतलब क्या, 4 सोडियम के 2 ऑक्सीजन के, 4 सोडियम के 2 ऑक्सीजन के, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो इधर प्रोडक्ट्स होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ये होते हैं प्रोडक्ट, यानी कि जो बनता है, उत्पाद जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए आपका जो बन रहा है प्रोडक्ट, और ये हमारे रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन होती है तो ये अपक्रिया होती है तो इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये रिएक्शन कर रहे हैं आपस में तो प्रोडक्ट बन गया हमारा Na2O, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर हुई अपक्रिया हो जाती है। अब सोडियम के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बचाने के लिए मिट्टी में तेल में डुबा के रखा जाता है। देखिए, यदि इनको खुला छोड़ दिया जाएगा सोडियम पोटेशियम को तो ये आग लग जाएगी सीधी डायरेक्ट। इसीलिए इनको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। देखिए, और दिखती किस तरह की है सोडियम धातु, आपकी सोडियम धातु इस तरह की दिखती है। इसको हम आराम से जो है चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। जबकि धातुएं जो होती हैं उस चाकू से नहीं काटी जा सकती, ये काटी जा सकती है। इसके बाद देखिए, इसको मिट्टी के तेल में रखा गया है। इसको हमेशा मिट्टी के तेल में ही रखना है। यदि आपने इसको मिट्टी के तेल से बाहर निकाला, ये है बच्चों मिट्टी का तेल, ठीक है। ये क्या है, मिट्टी का तेल है, और ये है सोडियम। ये हमेशा इसी के अंदर रहेगी, जैसे ही बाहर आएगी तो ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं बात करूँगा मैग्नीशियम की बच्चों। सोडियम भी एक धातु है, मैग्नीशियम भी एक धातु है। तो आपने देखा सोडियम के ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बने। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम का तार लें और उसे चिमटे की सहायता से पकड़ के जलाएं। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद पाउडर क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है, यानी राख उसकी। यानी जो राख होगी मैग्नीशियम की जलने के बाद वो क्या कहलाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ पे अपने आप ये नहीं जल रहा। यहाँ पर जल कैसे रहा है, हमने खुले में तार को लेकर आए और चिमटे की सहायता से पकड़ा और माचिस से उसमें आग लगाई या लैंप से आग लगाई तो जल गया। और जो जलने के बाद राख मिलेगी वो मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, लेफ़्ट में राइट में दोनों में, ठीक है। अब आगे देखिए, कार्बन एक अधातु है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। देखिए, कार्बन क्या होता है, जैसे कोयला ही है, कोयला कार्बन ही का तो एक रूप है पूरा। और कोयले को यदि आप जलाएंगे, अपने आप तो कोयला भी नहीं जलता, आपने देखा होगा, उसको रख दीजिए, उसमें आग लगानी पड़ती है। जब वो कोयला जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो आपकी जब ऑक्सीजन कम मिलेगी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, और ऑक्सीजन की ज़्यादा उपस्थिति होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि कोयले को कभी भी बंद कमरे में जलाकर नहीं सोना चाहिए। यदि बंद कमरा है पूरा बच्चों इस तरीके का, कहीं से भी हवा नहीं आ रही है और आप कहीं ना कहीं कोयले को जला कर सो गए, अब तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और जो लोग सो रहे होंगे घर में वो सब लोग सोते ही रह जाएंगे बच्चों, वो उठ नहीं पाएंगे। सुबह उनकी लाशें मिलेंगी, वो डेड बॉडीज़ मिलेंगी उनकी, और लोग समझ नहीं पाएंगे मर कैसे गई है। तो इसीलिए क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में हमें अंगीठी का इस्तेमाल जब भी हम करें तो हमारे दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे और घर के अंदर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ना बने। समझ में आ गया आपको। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है। जब मैग्नीशियम किस प्रकार से जलाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो मैं करके आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे इस प्रकार से एक हमने मैग्नीशियम का वायर ले लिया, यहाँ पे इसके हाथ में चिमटी की सहायता से लेंगे बच्चों, ये चिमटी है, इसमें लेंगे
और इसको इसमें जलाया जाएगा। और जैसे ही जलाएंगे तो जैसे ही ग्लो कर रहा है ना, जिस प्रकार से ग्लो कर रहा है ऐसे ही ग्लो करेगा। और यहाँ पे ये राख इकट्ठी कर लेंगे और इसी को बोलते हैं, राख को मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ये जो राख नीचे आ रही है नज़र, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिबन था जो इसमें था और इसको जला के हमने इस प्रकार से राख की प्राप्ति की। कोयला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये हो गई मैग्नीशियम की कार्बन की बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बता दी। आगे देखिए, अब एक यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसको भी देखेंगे। ये तो बात थी ऑक्सीजन की, लेकिन अब बात हम करेंगे जल के साथ क्रिया की। जो हमारी धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सक्रिय धातु क्या क्या बनाती हैं? या तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या फिर ऑक्साइड बनाएंगी, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस तो पक्का बननी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? हाइड्रोजन गैस पक्का बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब कैसे बनेगी देखिए, एक क्रियाकलाप करते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्या है? एक बर्तन लिया हमने, एक जार ले लिया है जो कि कांच का जार है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये सारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पानी से भरा है, ठीक है। इसमें पानी है, इसमें हमने सोडियम धातु डाल दी, ठीक है जी। डालने से क्या होगा देखेंगे अभी, और डालने के बाद क्या बनेगा ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हाइड्रोजन गैस, तो ज़रा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर समझा देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे। कुछ बच्चे हमारे किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं, इस बहाने कुछ शब्दों को सीखते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ वो भी देखते होंगे कि इस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों को पढ़ाने का। देखिए बच्चों, हाँ, सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज़ से सुखा लें। देखिए छन्ना कागज़ ले लेंगे या फिर आप कोई ऐसा कागज़ ले लेंगे जिसको बोलते हैं कि नैपकिन टाइप का आता है, उससे सुखा लेंगे। ध्यान रखें कि हाथ में ना लगने दें उसको, उससे सुखाएंगे, नहीं तो हाथ में भी जलन होने लगेगी, क्योंकि वो एकदम से जलने लगता है सोडियम। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें। भर लिया जी हमने, ये देखिए भर लिया, तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। लो जी हमने डाल दिए, डाले जा रहे हैं। धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जैसे ही इसमें डालेंगे ये इधर उधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी जल की सतह पे इधर उधर भागना शुरू कर देगा। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना बाहर शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर सोडियम मिल गया है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हमने सोडियम मिलाया। अब यहाँ पे इसकी क्रिया पूरी दे रखी है, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सोडियम मिला, ये पूरी की पूरी अपक्रिया है। सोडियम मिला, पानी में डाल दिया हमने, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया नीचे पानी में घुला हुआ, और ऊपर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका भी बताएंगे अभी। मैग्नीशियम भाप, देखिए मैग्नीशियम का भी ऐसे उदाहरण दे लिया जाए। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करता है। ये तो ठंडे पानी के साथ ही कर लेता है सोडियम, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है भाप के साथ या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ हमने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ बात हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो हमने अभी पिछले यार आपको दिखाया था कि मैग्नीशियम जब जल रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया था तो भी ऑक्साइड बनाया था, और जब इसको पानी में डाल देते हैं बच्चों तो भी ये ऑक्साइड ही बनाता है। गर्म पानी में क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने ये समझना, लेकिन फ़र्क यहाँ सिर्फ एक ही है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है।
क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन था। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है ना, तो यही हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यही हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पे OH, एक OH जो इसका होगा वो यहाँ जुड़ जाता है सोडियम के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ सोडियम के, यहाँ पे धातुओं के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगी। देखिए इन दोनों केस में आपने एक चीज़ देखी है, दोनों में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस तो पक्का निकलेगी जब हम धातुओं की जो है पानी के साथ अपक्रिया करवाएंगे। बस फ़र्क ये है कि सोडियम जो है ठंडे पानी के साथ भी अपक्रिया कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अपक्रिया करता है। अब ये बात थी, एक तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, दूसरी थी पानी के साथ अपक्रिया। अब हम दिखाएंगे अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं धातुएं तो क्या बनता है। अम्ल के साथ जब अपक्रिया करती हैं तो धातुएं क्या बनता है, इसको भी सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को, इसको भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए अम्ल का मतलब होता है एसिड, बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, एसिड। ये होता है एसिड। अब एसिड जो है इसके साथ जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा। देखिए एक परखनली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जलते ही माचिस की तीली को परखनली के मुख पर लेकर जाकर निकलने वाली गैस का निरीक्षण करें। हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती दिखाई देती है। देखिए अब क्या हो रहा है, जब जस्ते का टुकड़ा लेंगे, अब कहोगे सर जी जस्ता होता कैसा है, ये देखा ही नहीं हमने कभी। सही बात है बच्चों, आप लोगों ने जस्ता नहीं देखा होगा, जिसको इंग्लिश में जिंक बोलते हैं। अब ये जो धातु है ये हमने, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपने नहीं देखा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो तेजाब देखा होगा आपने घरों में, ये हल्के पीले रंग का, वाइट कलर का ज़्यादा होगा, गाढ़ा होगा, यदि ये काफ़ी गाढ़ा पदार्थ होगा, कंसनट्रेटेड होगा तो बच्चों ये जो है पीले रंग का होगा। और यदि इसमें पानी मिला होगा तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाता है, पानी मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाता है। तो फिर इसको जो है आप, ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा लगभग। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जिंक में डाल देना है। तो जिंक कैसा होता है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये जिंक है। जिंक को Zn से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको जो है इसमें एक बीकर लेके इस तरीके से, ये हमने बीकर लिया और इसमें हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यहाँ पे ले लिया, और इसी के अंदर हमने इसके कुछ टुकड़े डाल देने हैं। जब इसके कुछ टुकड़े हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के इसके अंदर डाल देंगे तो ये इसके साथ अपक्रिया करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये जिंक क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस भी इसमें से ये नहीं बन गया, ZnCl2 और H2O। तो यही अपक्रिया पूरी की पूरी होगी। देखिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि ये है डाइल्यूटेड फॉर्म में, और इसके अंदर जैसे ही जिंक को आपने डाला तो जिंक क्लोराइड बन गया, और जिंक क्लोराइड बनते ही इसमें से निकलने लगी हाइड्रोजन गैस। प्रातः सभी धातु तनु अम्ल से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है। सॉल्ट भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में हम, ठीक है। और जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि कौन से सॉल्ट की बनी हुई है, तो उनके ऊपर भी आपने देखा होगा सॉल्ट लिखा होता है। तो यही इसी प्रकार से दवाइयों का भी निर्माण किया जाता है। तो लगभग जितनी भी धातुएं होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस तो पक्का बनाती हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एक अपक्रिया लिखी हुई है, ये अपक्रिया लगभग सारी धातुओं पे ये हमारी ये वाली लागू होती है। और सल्फ़र जो होती है, जब उसमें नाइट्रिक अम्ल में से डालते हैं, है ना, सल्फ़र जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फ़र एक अधातु है, नाइट्रिक अम्ल में डाला तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे SO2 और NO2 और H2O बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपने देखा कि ये भी अपक्रिया, अधातुएँ भी अपक्रिया करती हैं। तो यहाँ देखिए तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है।
जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। देखिए धातु और धातु दोनों के जिसमें तो तत्व दोनों के गुण पाए जाएंगे तो उनको हम उपधातु कह देंगे। क्या कह देंगे? उपधातु, या इंग्लिश में मेटलॉइड। देखिए धातुओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, और अधातुओं को हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है। और ऐसे तत्व, ठीक है, जिनमें इन दोनों के गुण होंगे उसको हम मेटलॉइड कह देंगे। ठीक है, यानी कि उपधातु कह देंगे। तो धातु और अधातु के दोनों के तत्व, दोनों के गुण जिस तत्व में होते हैं उसको हम उपधातु कह देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आप, जो मैं आपको समझाने वाला था, ये जो जिंक मैंने आपको दिखाया था, ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी ये देखिए आप। ये है, ये क्या करना है, यहाँ पे एक बीकर हमारे पास है और इस बीकर में बच्चों क्या है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा है। क्या भरा है? और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है ये? सॉरी, गलती से मिट गया, दोबारा बना देते हैं। तो ये बच्चों क्या है, एक बीकर है हमारे पास और इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? HCl। ठीक। लेकिन ये HCl क्या है? तनु है। तनु का मतलब होता है बच्चों, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है इसके अंदर। और ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, यानी कि जो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लेना है। यही तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ पीसेस हमें, इसके अंदर जो है इसके कुछ पीसेस डाल देने हैं। यानी कि इसके अंदर हमने जिंक डाल देनी है कुछ। ठीक है, ये जिंक हमने डाल दिया और जिंक के बाद हमने इसके अंदर क्या डाला? जिंक के बाद हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। यही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेगा, इसके ऊपर से बच्चों, इसके ऊपर से गैस निकलेगी इस तरीके से। ये होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी ऊपर से। और जो अंदर जो बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा लवण, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा लवण बनेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी रिएक्शन होगी। हमने इसको आपको करके दिखाया। ठीक है। और यही लवण जो होते हैं, यही इन्हीं को सॉल्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली। ठीक है। और यहाँ पे ये तमाम इस प्रकार से क्रिया हुई। ऐसे ही सल्फ़र यदि हम लेते हैं, सल्फ़र आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये सल्फ़र है, इस तरीके का सल्फ़र होता है देखने में। इसको हमने क्या किया, कुछ सल्फ़र के टुकड़े हमने क्या किए, इसमें ले लिए, इसके टुकड़े। ठीक है। सल्फ़र ले लिया। अब सल्फ़र लेने के बाद हमें, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं आज, दोबारा बना देते हैं बच्चों। ये एक मैंने बीकर लिया, कांच का बीकर है ये, इसमें मैंने सल्फ़र के टुकड़े लिए, कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पे ये ले लिए सल्फ़र के। ठीक है। अब ये सल्फ़र के टुकड़े जो लिए हैं, इसमें मुझे क्या डालना है, नाइट्रिक अम्ल डालना है। नाइट्रिक अम्ल मैं डालता हूँ इसमें। तो नाइट्रिक अम्ल से मैंने इसको भर दिया। ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये हो गया हमारा सल्फ़र जो इसमें पीला पीला दिख रहा है आपको। अब होगा क्या, इसके अंदर अपक्रिया होगी और अपक्रिया होने के बाद इसमें से गैस निकलेगी यहाँ ऊपर से। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? नहीं,
सॉरी, इसमें बच्चों सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगी, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको हम लोग लिखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये जो बन जाएगा यहाँ पे जो बन जाएगा, ये जो बनेगा, ये जब रिएक्शन होगी इसकी, किसकी, HNO3 की, और जो पीला पीला क्या है अपना, सल्फ़र, जब सल्फ़र की रिएक्शन होगी तो बच्चों क्या बनेगा, तो इन दोनों के मिलने से इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और गैस ऊपर निकल गई, मैं देख रहे हो आप। इसके अलावा NO2 भी बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वाटर भी होगा। तो इसकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस करना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो परमाणुओं की संख्या होती है रिएक्शन में, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी किस प्रकार से थी, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसको दोबारा लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2S मतलब सल्फ़र, यहाँ पे 2 सल्फ़र हैं, यहाँ पे भी देखिए कितने सल्फ़र हैं, एक सल्फ़र ये रहा, एक सल्फ़र ये रहा। यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। इसके अलावा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 10 हाइड्रोजन हो गए। इसी प्रकार से पूरी रिएक्शन बैलेंस होती है ये, ठीक है। तो इसको बैलेंस किया जाता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो होता है, उसके तहत जो है ये पूरी की पूरी अभिक्रिया होती है, और इसी पे पूरी केमिस्ट्री हमारी बेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, और हमने आपको मेटलॉइड के बारे में भी बताया बच्चों, उपधातुएँ क्या होती हैं, धातु क्या होती हैं, और हमने 3 तरह की चीज़ें आज आपको समझाई कि धातुओं और अधातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं। सबसे पहले हमने आपको ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया बताई कि धातुएं हमारी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है। और अधातुएं भी जब करती हैं तो वो हमारी क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसमें हमने कार्बन की एग्जाम्पल लिया था। तो धातुओं की बात करें तो धातुएँ जो है क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स। इसके अलावा जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसी प्रकार से जब धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि जब जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन वहाँ अधातुओं के केस में ये अलग हो जाता है। अधातुओं के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अधातुएं जब जल के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो गैस निकालती हैं, लेकिन वो आपकी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स तो बना रही हैं, लेकिन कार्बन का ऑक्साइड्स बनाएंगी। जैसे कार्बन के साथ होगी सल्फ़र का, तो सल्फ़र का ऑक्साइड्स बनाएंगी, है ना, यहाँ पे गैस निकलती है। इसके अलावा जब जल के साथ क्रिया करती हैं धातुएं तो क्या बना रही हैं, वो भी ऑक्साइड्स बना रही हैं, ठीक है। और जब हमारी जो धातुएं करती हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना रही थी। तो इसी प्रकार से जब अधातुएं जो है जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो वो भी गैस बनाती हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, वो बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये सब कुछ हमने आपको समझाया, बताया, इसको ज़रा ध्यान रखना, इसको समझना, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ज़रूर पूछना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, और धातुओं और अधातुओं के गुण और जो है उसके आधार पे बनी हुई है। बहुत ही ज़रूरी तालिका है, इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक अंतर आ सकता है, हमें पूछा जा सकता है कि बताइए धातु और अधातु में अंतर क्या है। भौतिक अवस्था के आधार पे हम लोग अंतर कर सकते हैं। धातुएं ज़्यादातर ठोस होती हैं, जैसे कि हमने धातु में देखा था, एक सोडियम है, ठोस तो है लेकिन आसानी से काटी जा सकती है।
इसी मरकरी देखा था, पारा, वो द्रव अवस्था में होती है एकमात्र धातु, लेकिन लगभग जितनी धातुएं वो हमारी ठोस भी होती हैं, कठोर भी होती हैं, चमकदार भी होती हैं। ठीक है, अधातुएं द्रव अवस्था में होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं ज़्यादातर, लेकिन ठोस अवस्था में कार्बन है, सल्फ़र है, आयोडीन है और फास्फोरस है। ठीक है, ये कुछ अपवाद भी होते हैं, इन अपवादों को याद रखना। तो कार्बन हम देखते हैं ये एक धातु है, सल्फ़र एक धातु है, अभी मैंने आपको दिखाया ठोस अवस्था में थी, आयोडीन भी ठोस अवस्था में होती है और फास्फोरस भी ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, अब देखिए घनत्व और गलनांक की बात की जाए तो घनत्व क्या होता है, सोडियम अपवाद है एक, इसका घनत्व कम होता है, लेकिन सभी धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि सभी ठोस होती हैं, कठोर होती हैं इसलिए, और इन सब का घनत्व कम होता है, मतलब क्योंकि ये द्रव अवस्था और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। और कार्बन है, चाहे सल्फ़र है, आयोडीन है, फास्फोरस है, धातुओं की अपेक्षा में इनका घनत्व थोड़ा कम रहता है। उष्मीय और विद्युत चालकता, देखिए चालकता की बात मैंने बताया था, ये धातुएँ जो होती हैं वो सुचालक होती हैं। ठीक है, और ये कुचालक होती हैं, ये मेन चीज़ है, यानी कि इनके अंदर ऊष्मा का और विद्युत का चालन नहीं होता है धातुओं में। आघात वर्धनीयता यानी तन्यता की यदि बात की जाए तो आघात वर्धनीयता और तन्यता में धातुएं बहुत ज़्यादा आगे हैं, यानी आघात को सहने की शक्ति, चादरें बनाई जा सकती हैं इनकी, और इनके तार भी बनाए जा सकते हैं। तन्य का मतलब खींच खींच के तार बनाए जा सकते हैं। ये जो धातुएं होती हैं भंगुर हो जाती हैं, भंगुर मतलब टूट जाती हैं, यदि इनको पीटोगे तो टूट जाएंगी, और तन्यता तो इनके अंदर बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि जब इनको पीटोगे तो चादर नहीं बन सकती, टूट जाती हैं। ये जल के साथ क्रिया करती हैं, सामान्य ताप पर क्रिया करती हैं ये, और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन धातुएं मैंने आपको दिखाया था जिसमें सोडियम थी, और ये सामान्य ताप पे क्रिया नहीं करती हैं, गर्म पानी करना पड़ता है, गर्म पानी में क्रिया करती हैं। तो ये थी धातुओं और अधातुओं में अंतर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगला चैप्टर हमारा अगला जो हम आपको समझाएंगे कि धातुओं का घरेलू और औद्योगिक उपयोग क्या होता है। चलिए इसको भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। आज के लिए इतना समझिएगा, फिर कल जो है आपको मैं धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग और उसके बाद धातुओं का संक्षारण यानी क्रोजन कैसे होता है, धातुओं में भी जंग लगता है ना, तो वो क्या होता है उसको भी समझाएंगे हम। ठीक है, और इसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ये मैं आपको पूरा का पूरा जो है समझा दूंगा। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको करवाना है मुझे। ठीक, चलिए बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, समझिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।